सेल्फ स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल पे सभी स्टूडेंट्स का मैं सच्चिदानंद पांडे वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8 ठीक है, क्लास 8 में सिविक्स चैप्टर नंबर 4 द जुडिशरी पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के भी जो इससे पहले के चैप्टर्स हैं मैंने उन सब पे वीडियो बना रखा है, उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। या अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे सबसे ऊपर, आपके मोबाइल स्क्रीन के सबसे ऊपर एक आई बटन का लिंक आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं जिस बुक से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस बुक का नाम है, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, बहुत से प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक चलती है, लॉन्गमैन विस्टास। ठीक है, लॉन्गमैन विस्टास, इससे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो ये एक्सप्लेनेशन जो मेरा है मैं उस सबसे मिलजुल कर एक्सप्लेन करूँगा। सारे जगह से मैंने हेडिंग्स इकट्ठे किए हुए हैं, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो आपके सिविक्स का है वो है द जुडिशरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी? जुडिशरी कहते किसको हैं, जुडिशरी है क्या? पहले हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। किसी भी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है, या कोई भी कंट्री, कोई भी फॉर्मेट हो रूलिंग का, उसमें लॉ एंड ऑर्डर ये दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे ही सारी अरेंजमेंट टिकी रहती है। लेकिन अगर उस एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस की बात आए या डिस्प्यूट के सेटलमेंट की बात आए, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, झगड़ा या विवाद, ठीक है, तो इसको अगर सेटलमेंट करने की बारी है तो जो ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन या जो आपकी इंस्टीट्यूशंस इन सबको सेटल करती है, जस्टिस देती है या डिस्प्यूट को सेटल करती है, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसी इंस्टीट्यूशन को क्या कहा जाता है? जुडिशरी कहा जाता है। जुडिशरी को गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन माना जाता है और ये जस्टिस को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं और डेमोक्रेसी को मजबूती देने के लिए भी ये जानी जाती हैं। ठीक है, जस्टिस तब तक नहीं मिलेगा, आपके साथ न्याय तब तक नहीं होगा जब तक जुडिशरी इम्पार्शियल ना हो। इम्पार्शियल हो यानी जुडिशरी को इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए जुडिशरी को। अनबायस्ड, ठीक है, बायस्ड भी नहीं होना चाहिए। बायस का मतलब पक्षपात करना, किसी के फेवर में आकर के, किसी के प्रभाव में आकर के उनके फेवर में सारा का सारा डिसीजन सुना देना। और जो पैसे वाले हों, ठीक है, जो इफ़ेक्टिव हों, उन्हीं की बात सुनी जाए। आप गरीब हैं, आपको कोई नहीं जानता है तो आपकी बात न सुनी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में पार्शियलिटी रहेगी या बायस्ड रहेगा डेमोक्रेसी, ये आपका जुडिशरी, तो वो अच्छा नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए और सामान्य लोगों के लिए भी वो अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, जुडिशरी को बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए फ्री होकर के काम करना चाहिए, तभी आपको ट्रू जस्टिस मिल पाएगा। छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, धनी से धनी आदमी हो, रिच से रिच पीपल हो, हर क्लास में सोसाइटी के और सोसाइटी के हर पर्सन को जस्टिस तभी मिल पाएगा जब जुडिशरी पार्शियल नहीं रहेगी, बायस नहीं रहेगी और इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करेगी। अब आइए अगला हेडिंग लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। अब आपने ये तो समझ लिया कि जुडिशरी का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से है या उस इंस्टीट्यूशन से है जो हमको जस्टिस दिलाने का काम करती है। हमारे साथ कुछ गलत होता है या फ्रॉड होता है या हमारे राइट्स अगर छीने जाते हैं तो वो जुडिशरी ही वो प्लेस है जहाँ जा कर के हम अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। हम अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि इंडियन जो जुडिशरी का जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है जुडिशरी का, ठीक है, वो 3 स्टोरीड माना जाता है। यानी सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, ये जस्टिस का सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है। उससे बड़ी इंस्टीट्यूशन इंडिया में कोई नहीं होती है। उससे अगर थोड़ा सा नीचे बात किया जाए तो हाई कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका कंट्री में एक ही होता है, हाई कोर्ट आपके बहुत सारे होते हैं। लगभग हर स्टेट में एक आपके हाई कोर्ट होते हैं।
ठीक है। कभी कभी एक हाई कोर्ट 2 स्टेट का भी काम देखता है। और सबसे लो लेवल की बात करें तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट जो आपके कोर्ट होते हैं, जैसे दीवानी हो गया, कचहरी हो गया, ठीक है, तो वो सबसे लोएस्ट आपके होते हैं। अब इनके बारे में जो डिटेल आप अगले हेडिंग में, इसी चैप्टर में, इनके एक एक करके इनके बारे में अलग से दिया हुआ है पूरा डिटेल में, वह इनकी डिटेल आप जानेंगे। फिलहाल मैं आपको लेकर के चलता हूँ रोल ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी का रोल क्या है। अब बात करते हैं जुडिशरी के रोल की। जुडिशरी का रोल बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल भी स्पष्ट है। जुडिशरी का रोल क्या है कि जो क्राइम करता है, जो अपराध करता है, उसको पनिशमेंट करना, ठीक है, और जो निर्दोष हैं, जो इनोसेंट हैं, उनकी रक्षा करना, ठीक है। अगर इंडिया के किसी कोने में कहीं भी किसी भी पर्सन के साथ कोई गलत काम होता है, या उसके साथ फ्रॉड होता है, या उसको फंसाया जाता है, या उसके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, ठीक है, या उसके प्रॉपर्टी पे इलीगल कब्जा किया जा रहा है, यानी सिविल मामला बन रहा है या क्राइम का मामला बन रहा है, तो हर प्रकार के मामलों से, ठीक है, निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करना, ठीक है, जिसने गलती नहीं की है उसको बचाना, और जिसने गलती की है, जिसने क्राइम किया है, उसको पनिश करना, ठीक है। जुडिशरी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका ये होता है। और समय समय से, ठीक है, टाइम से कानून बनाने के लिए, ठीक है, एडवाइस करना भी जुडिशरी का रोल आपका होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपके हैं, उन टर्म्स के बारे में भी आपके बुक में दिया है, तो आइए उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगला आपका हेडिंग है, उसी में है आपका रोल ऑफ जुडिशरी में ही है, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो भाई रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? मतलब है कि सभी प्रकार के डिस्प्यूट जो होते हैं, ठीक है, वो आपके कोर्ट में उठाए जाते हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट में मामला उठता है, कुछ हाई कोर्ट में उठता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला देखा जाता है। तो ये मामले कितने टाइप के होते हैं? तो पर्सन टू पर्सन हो सकते हैं, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए या वो केस दायर कर दे, तो उसको भी देखा जाता है, ठीक है। पर्सन टू गवर्नमेंट, यानी आपका गवर्नमेंट से कोई दिक्कत है, गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रही है, या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो आपके साथ गलत कर रहा है या आपका कुछ नुकसान कर रहा है, ठीक है, या आपका काम करने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा पैसा घूस के रूप में मांगा जा रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये उसमें आती हैं। तो कई बार होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे ही मुकदमा कर देते हैं, गवर्नमेंट पे ही केस कर देते हैं, तो वहाँ पर्सन टू गवर्नमेंट का मामला बन जाता है, पर्सन टू पर्सन का भी मामला बनता है, उसके बाद से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का भी मामला बनता है, ठीक है। जैसे एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट के खिलाफ केस कर दे, ठीक है, वो मामला जो है कि कोर्ट में चला जाए। जैसे कावेरी रिवर है, तो उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में या आपके स्टेट हाई कोर्ट में भी मामला चलता है कि उसके रिवर का बंटवारा, ये माने उसके रिवर के पानी वाटर का बंटवारा कैसे किया जाए, तो कुछ स्टेट के बीच में उसकी भी बातें चलती हैं, ठीक है। तो इतने टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं डिस्प्यूट के। डिस्प्यूट का मतलब होता है मामला, ठीक है। इतने टाइप के केसेस बनते हैं या बन सकते हैं। अब रोल ऑफ जुडिशरी में ही अगली हेडिंग है आपकी बुक में, इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, ठीक है, जो कोर्ट के सामने लाए जाते हैं, लेकिन उनमें डिसीजन देने के लिए, उस केस का फैसला करने के लिए, केस में डिसीजन देने के लिए कभी कभी जजेस को भी लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होता है, आप ये भी कह सकते हैं कि जुडिशरी जो होती है वो इंटरप्रेटर ऑफ लॉ के रूप में भी काम करती है। तो जजेस के सामने बहुत सारे केस, उसी टाइप के सिमिलर केसेस दिखाए जाते हैं, ठीक है, या उससे रिलेटेड लॉ कोई है तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो जिससे जजेस को उस केस की गंभीरता को, मामले की गंभीरता को समझने में हेल्प होता है, और इसी बेसिस पे वो डिसीज़न अपना करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से अगर डिसीजन हो गया, तो वो केस में जो डिसीजन हुआ है
उस टाइप से अगर फ्यूचर में भी उसी टाइप से मिलता जुलता अगर कोई केस आ जाता है तो वो डिसीजन उस नए मामले के लिए एग्जाम्पल के रूप में काम करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में काम करता है। यानी फ्यूचर में भी इस टाइप के अगर मामले आने लगे तो जो इंस्पिरेशन है उस केस से ली जाएगी, उस केस के फैसले को भी ध्यान में रखा जाएगा और उसी बेसिस पे नए वाले केस का फैसला किया जाएगा। यानी वो एक तरह से एक एग्जाम्पल के रूप में काम करता है। और रोल ऑफ जुडिशरी में ही अगली जो आपकी हेडिंग है वो है कस्टोडियन ऑफ द सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये जो आपकी जुडिशरी है ये आपके फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन है, यानी संरक्षक है, यानी प्रोटेक्ट करने वाली है। आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं एज ए सिटीजन जो आपको मिले हुए हैं, उन सभी फंडामेंटल राइट्स को अगर आपसे छीना जाएगा या उसको वायलेट किया जाएगा तो जुडिशरी उन सभी फंडामेंटल जो राइट्स आपके हैं उनका प्रोटेक्टर है। जुडिशरी में कहा गया है कि कोई आपका फंडामेंटल राइट्स अगर छीनता है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। वो एक तरीके से, ठीक है, आपके सिविल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की संरक्षक गार्जियन कह सकते हैं, संरक्षक कह सकते हैं, या तो फिर कस्टोडियन होती है। ठीक है, उसी के नीचे एक और आपका हेडिंग दिया हुआ है अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट द्वारा कोई ऐसा लॉ पास किया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स को वायलेट करता है, ठीक है, तो उसे जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है, उसे जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है। और जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि वो उस लॉ को फिर से रिव्यू कर सके, यानी उस लॉ में क्या कमी है क्या नहीं है उसको रिव्यू करके वो फिर से उसको बता सकती है। तो इस जुडिशरी के इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगली जो हेडिंग है आपके बुक में वो है जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब अगली जो आपकी हेडिंग है वो है जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है तो आप समझ लीजिए, कह रहा है कोर्ट जो काम करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया रूल और लिमिट के अंतर्गत ही काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल बनाया गया है या लिखा गया है उससे बाहर जुरिडिक्शन काम नहीं कर सकता, कोर्ट काम नहीं करेगी। जो पावर होता है कोर्ट को जजमेंट पास करने के लिए या लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, उसी को कहा जाता है जुरिडिक्शन। तो कुछ प्रकार के जुरिडिक्शन होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। पहला है आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन। जैसे जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या होता है कि अगर कहीं फर्स्ट टाइम कोई केस सुना गया है, ठीक है, तो अगर ओरिजिनल जहाँ सुना गया है वहाँ सुना जा सकता है। ठीक है, वहीं पे ये सुना जाएगा। दूसरा है आपका अपीलेट जुरिडिक्शन, यानी व्हेन इट हियर्स एन अपील अगेंस्ट अ केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन ट्राइड इन द लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, तो किसी दूसरे कोर्ट में उसकी अपील करके वहाँ भी सुनवाई की जा सकती है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ये क्या है? व्हेन इट गिव्स एन एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर पे जब एडवाइस दी जाती है कोर्ट के द्वारा तो वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। उसके बाद आता है आपका सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, व्हेन इट सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ लोअर कोर्ट। जब लोअर कोर्ट के फंक्शन को, काम को सुपरवाइज किया जाता है तो उसे सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन कहा जाता है। ये आपकी कुछ प्रमुख जुरिडिक्शंस हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब आपकी अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ केसेस। टाइप्स ऑफ केसेस शुरू करने से पहले एक और हेडिंग दी है आपकी बुक में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ केसेस नाम की हेडिंग, उसको मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि जो भी केसेस आपके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल केस। सिविल केस जैसे मनी से रिलेटेड मामला, मनी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सोशल मैटर हो गया, ठीक है, मैरिज डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों में जो मामले बनते हैं, जो केस बनते हैं उनको सिविल केसेस कहे जाते हैं। जैसे मनी का मामला हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी का मामला हो गया, सोशल मैटर हो गया, मैरिज का जो डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, क्रिमिनल केसेस में थेफ्ट यानी चोरी, रॉबरी, डकैती, मर्डर, चीटिंग, फिजिकल इंजरी, ठीक है, किडनैपिंग, ये सब जो चीज़ें होती हैं उनको क्रिमिनल केस के अंतर्गत मामले देखे जाते हैं। क्रिमिनल लॉयर अलग होते हैं
और सिविल लॉयर अलग होते हैं। ठीक है, दोनों अपने अपने मामलों के जानकार होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट भी होती है और सिविल कोर्ट भी होती है। ठीक है, जैसे मामले वैसी कोर्ट या वैसे केसेस। अब आइए सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में हम जानते हैं। अब जितने टाइप के कोर्ट आपके इंडिया में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, इस सब के बारे में डिटेल आपको इस बुक में अब आगे बताया जाने वाला है और पढ़ा जाने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट आपका इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे देगा उसके खिलाफ आप इंडिया में कहीं और किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट आपका कोर्ट है। इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये आपका दिल्ली में सिचुएटेड है और इंडिया में ओनली वन सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ये आपका सिविल मामलों की को भी देखता है और क्रिमिनल मामलों के केसेस भी यहाँ पे देखे जाते हैं। और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी माना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स की व्याख्या यानी कि उनको इंटरप्रेट भी ये करता है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, तो सुप्रीम कोर्ट में आपके 26 जजेस होते हैं। एक जो उनमें होते हैं वो उसके चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी 25 जो जजेस होते हैं वो उनके अंडर या उनके साथ काम करते हैं। चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं और बाकी जो 25 जज होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस से एडवाइस लेकर। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि कौन भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं। सबसे पहला जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है वो इंडिया का सिटीजन हो, अपने देश का वो रहने वाला हो, सिटीजन हो, नागरिक हो। और उसके बाद से हाई कोर्ट में कम से कम 10 इयर्स प्रैक्टिस वो कर चुका हो एज ए जज वो 10 इयर्स हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका हो। उसके बाद से लॉ का जानकार हो, उसको लॉ की अच्छी खासी उसको जानकारी हो। अब आते हैं टेन्योर एंड रिमूवल पे, यानी उनका टाइम कितना होता है, कब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हैं और वो उनको हटाया कैसे जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी आपके 65 ईयर ठीक है एज होती है। 65 ईयर तक वो जज बने रह सकते हैं। 65 ईयर के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, रही बात सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की, तो ये कोई बहुत इजी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसको जो है कि प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर इन इनकेपेसिटी, अगर उन्होंने कोई मिसबिहेव किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसको प्रूव करना पड़ता है और प्रेसिडेंट द्वारा इनको हटाया जाता है। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, इसके द्वारा उनको हटाया जाता है, जिसको महाभियोग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए पार्लियामेंट की सेशन बुलानी पड़ती है और पार्लियामेंट सेशन में टोटल जितने मेंबर्स होते हैं उसके 2/3 मेंबर अगर राजी हों, एग्री हों और वोट करें, वोट किसके पक्ष में कर रहे हैं, तो जज को हटाने के पक्ष में अगर वोट करें तो ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं। लिखा है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर होती है उसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर बहुत सारी होती है। अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जो है कि यूनियन यानी इंडियन गवर्नमेंट का और साथ साथ अदर स्टेट में मामले होते हैं उनको देखता है। अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे मुकदमा किया है उसको देखा जाता है। 2 या 2 से अधिक स्टेट के मुकदमे देखे जाते हैं। ठीक है, पर्सन और स्टेट के मुकदमे भी देखे जा सकते हैं, पर्सन टू पर्सन के मुकदमे भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, बाद में जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में अगर हाई कोर्ट से डिसीजन हुआ है और जिसके अगेंस्ट डिसीजन गया है, भाई केस है तो एक ही जीतेगा एक हारेगा, तो हारने वाला व्यक्ति को लगता है कि हमारा सुनवाई ठीक से नहीं हुआ है या हमारे मामले में ठीक से बहस या डिबेट नहीं हो पाई है, हमारे मामले को अच्छे से नहीं रखा गया है,
तो वो क्या कर सकता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि हमारा मामला, हमारा केस एक बार फिर से देखा जाए, हमारा केस एक बार फिर से सुना जाए। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के साथ साथ अपीलेट जुरिडिक्शन भी होता है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो केसेस आते हैं। केसेस सेंट बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई केस रेफ़र होकर के सुप्रीम कोर्ट जाता है या आप ले जाते हैं। क्रिमिनल केसेस इन विच हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, ऐसा कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, इसमें लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन को हाई कोर्ट ने बदल दिया, तो फिर हाई कोर्ट से वो डिसीजन, हाई कोर्ट से किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, वो भी देखा जाएगा। और जितने भी रिव्यू डिसीजन होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा जाता है। उसके बाद से एडवाइजरी जुरिडिक्शन की भी उनके पास पावर होती है, यानी अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी मुद्दे पे कोई कमेटी बनाती है अगर जांच के लिए, ठीक है, किसी मुद्दे की जांच के लिए कमेटी बनाती है या किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाती है, जैसे प्रदूषण है उसके बारे में बना दिया गया, दलित हैं, दलितों की दशा जाननी है या कोई भी चीज़ जानना है, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक कमेटी बना दी जाती है। ठीक है, तो वो भी आपके एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंतर्गत ही करके बनाई जाती है। ठीक है, तो ये अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं हाई कोर्ट। एक एक चीज़ को बड़े आराम से, बड़े ही डिटेल में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे अगर हम जुडिशरी की बात करें तो स्टेट लेवल पे एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, अपील करने का हाईएस्ट कोर्ट आपका क्या होता है, तो हाई कोर्ट ही होता है। ऑर्डिनरी अगर बात करें, साधारण रूप से अगर बात करें तो लगभग हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन दो या दो से अधिक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है। कई जगह ऐसी व्यवस्था है कि दो स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट है, एक ही जगह वो दोनों स्टेट का काम देखता है। ठीक है, पूरे इंडिया में टोटल 18 हाई कोर्ट हैं और स्टेट आपके कितने हैं, स्टेट आपके 25 से भी ज़्यादा स्टेट हैं और हाई कोर्ट आपके 18 हैं। अब इनके कंपोजिशन की बात कर लें तो हाई कोर्ट में आपके एक चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आपके एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और हाई कोर्ट में भी आपके एक चीफ जस्टिस होते हैं, और उनके अंडर जो है कि बहुत सारे जज भी होते हैं। चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, बाकी जजेस जो होते हैं वे भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि कौन लोग हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, कम से कम 10 ईयर्स तक हाई कोर्ट में एज ए लॉयर वो प्रैक्टिस कर चुके हों। ठीक है, और कम से कम वो लॉ के अच्छे जानकार होने चाहिए। अब इनका टेन्योर और रिमूवल क्या होता है भाई, हाई कोर्ट के जो आपके जज होते हैं वो 62 ईयर्स एज होने तक काम कर सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अगर उनके टाइम से पहले हटाना हो तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए बताया था, वही प्रोसेस इनमें भी अप्लाई करके इनको हटाया जा सकता है टाइम से पहले। ठीक है, अब हाई कोर्ट के पावर के बारे में जान लेते हैं। हाई कोर्ट की पावर क्या होती हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर जान लेते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करते हैं ये। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिस्प्यूट हो, पर्सन टू स्टेट डिस्प्यूट हो, स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट हो, ये यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से लोअर कोर्ट के खिलाफ आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ अगर आपको अपील करना है उसके डिसीजन के खिलाफ,
तो यहाँ आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पे सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू तीनों टाइप के मामले देखे जा सकते हैं। सिविल मामले भी यहाँ देखे जाते हैं, उनकी सुनवाई की जाती है। क्रिमिनल केसेस की भी यहाँ देखी जाती है, सुनवाई की जाती है। और रेवेन्यू से रिलेटेड जो होते हैं वो भी यहाँ पे सुनवाई या देखे जाते हैं। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर ने किसी पर्सन को अगर पनिशमेंट ऑफ डेथ दिया है, ठीक है, डेथ की सज़ा सुनाई है, तो इसके खिलाफ भी आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में ये लोअर कोर्ट या लोअर कोर्ट का काम धाम ये सुपरवाइज करते हैं। ठीक है। अब आपका लास्ट बचता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब आइए सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो वहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके 3 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट होते हैं, न्याय पंचायत होते हैं और लोक अदालत होते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, तो जिससे आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कि एक आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। यहाँ पे सिविल मामलों की भी सुनवाई होती है, क्रिमिनल मामलों की भी सुनवाई यहाँ पे होती है। ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ डीलिंग विथ क्रिमिनल केसेस और कोर्ट ऑफ सेशन जज। सेशन कोर्ट जो होता है वो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है और लोअर लेवल पे, लोवेस्ट लेवल पे सबसे बड़ा कोर्ट क्रिमिनल मामलों में वही होता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो सेशन जज के भी रूप में काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और लोअर कोर्ट में सिविल और आपके क्रिमिनल दोनों मामले की सुनवाई की जाती है। रेवेन्यू कोर्ट की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू कोर्ट जो आपका होता है उसमें रेवेन्यू से रिलेटेड मामले देखे जाते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा, पैसे से रिलेटेड जो मामले होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के टैक्स अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं, आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, ठीक है, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो एक तरह से वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है। तो उसके खिलाफ जो भी मामले होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में देखे जाते हैं। आगे आता है आपका न्याय पंचायत। न्याय पंचायत में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं? तो रिजॉल्विंग पेटी सिविल एंड क्रिमिनल कोर्स, सिविल और क्रिमिनल केसेस यहाँ पे देखे जाते हैं। लेविंग स्मॉल फाइन्स, छोटे जो फाइन लगाए जाते हैं, ठीक है, जो पनिशमेंट जो फाइन लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, उसको वसूला जाता है। ऑफेन सर्विंग 3 to 4 विलेजेस, और 3 to 4 विलेजेस या तो 3 विलेज या तो 4 विलेज में ही न्याय पंचायत होती हैं। अब बात करते हैं लोक अदालत की। लोक अदालत भी इसका ही इसी सेशन ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है। तो लोक अदालत जो है कि सिंप्लीफाई द लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाई गई हैं। इसमें रिटायर्ड जो जज होते हैं, जो जज रिटायर हो जाते हैं, उनको रखा जाता है। ठीक है। और वो इस मामले की सुनवाई करते हैं। इससे बाकी कोर्ट पे दबाव कम हो जाता है। 1985 में सबसे पहले लोक अदालत खोली गई थी, वहाँ सुनवाई की गई थी। ठीक है। अगला आपका हेडिंग दिया हुआ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जुडिशरी जो होती है वो किसी के इफ़ेक्ट में आके, किसी के प्रभाव में आकर के काम नहीं करनी चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एमएलए हो, एमपी हो, कोई बाहुबली नेता हो, वो अगर फ़ोन कर दें तो सामने वाले की सुनवाई जल्दी हो जाए, आप गरीब आदमी हैं तो आपकी सुनवाई बाद में हो। तो इस प्रकार के चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम करनी चाहिए। जज पे फैसला डिसीजन देने के लिए कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जुडिशरी और जो जांच होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, बिना किसी के दबाव में आए हुए होनी चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ें कानून में लिखी ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। बहुत बार पैसे के दम पे या पावर के दम पे या, ठीक है, या रुतबा के दम पे डिसीजन चेंज कर दिया जाता है। जज खरीद लिए जाते हैं, पुलिस खरीद ली जाती है, जांच को उल्टा कर दिया जाता है। ठीक है। जो दोषी हैं उनको बरी करके जो निर्दोष है उनको सज़ा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी जो जुडिशरी होती है उसको बिना किसी के दबाव में आए हुए स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए।
इसके बाद से अगला जो आपका लास्ट हेडिंग है वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, PIL। ये PIL क्या होती है? कह रहा है सभी लोग जो होते हैं कंट्री में, ऐसा नहीं है कि सभी लोग कोर्ट जाने में एक्सेस पा जाएं या सभी लोग कोर्ट जाने में के लिए कैपेबल हों। कोर्ट जाने में पैसा लगता है, रुपया लगता है, वकील को फ़ीस देनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम भी लग जाता है कभी कभी जस्टिस पाने में। ठीक है, तो ऑन देयर बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल ए पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन यानी PIL। तो होता क्या है कि किसी एक व्यक्ति को ना करके कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो सबके लिए एक ही साथ केस फाइल कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके एरिया में या आपके डिस्ट्रिक्ट में घोटाले बहुत हो रहे हैं, ठीक है, कोई अधिकारी बिना पैसा लिए काम नहीं करता है। तो ऐसा नहीं कि अगर उस एरिया में 100 लोगों से घूस लेके करके काम किया गया है, ठीक है, या 100 लोगों को सताया गया है, तो 100 के 100 अलग अलग केस करेंगे, नहीं। उस मुद्दे से रिलेटेड एक आदमी भी केस कर देगा, PIL दायर कर देगा, तो जितने लोग उस मामले से पीड़ित रहेंगे सब उसमें मान लिए जाएंगे। यह मान लिया जाएगा कि उन सब ने केस किया हुआ है। तो जनता से जुड़े मुद्दों पे, जनहित से जुड़े मुद्दों पे, देश की भलाई के लिए ये जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, इन पर PIL दायर की जा सकती है। ठीक है, जैसे अगर आपको लगता है कि सारे जितने भी स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेमतलब का फ़ीस लेते हैं और हर साल अपनी फ़ीस वो अंधाधुंध बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो कोई सिंगल गार्जियन अगर केस कर देता है तो वो सभी गार्जियन का केस उसको मान लिया जाएगा या उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब इस मुद्दे पे अलग अलग गार्जियन को अलग अलग पैसा लगा करके केस करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर कोई समाज सेवी संस्था है जो सोशल वर्क करती है और सोशल वर्क वाली संस्था ने अगर केस कर दिया तो वो जनहित का केस माना जाएगा, जनता से जुड़े लोगों का केस माना जाएगा और उस पर जो है कि सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी इस चीज़ की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच, अपने लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि इस लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद होने की स्थिति में बच्चे अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ पाएँ। मैंने एक एक डिटेल को पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मेरा ये प्रयास आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट आप ज़रूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल पे कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।